हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे स्पेशल साइंस सीरीज का सेट नंबर 2 जो कि किसी भी स्टेट पीसीएस, बिहार दरोगा मेंस, बीएसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, लेकिन पृथ्वी सेब की ओर नहीं बढ़ती है। यह गति के किस नियम के कारण है? ए फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द अर्थ बट अर्थ डज नॉट मूव टुवार्ड्स द एप्पल। दिस इज ड्यू टू विच लॉ ऑफ मोशन? आपके पास ऑप्शन है न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन का दूसरा नियम। एक्चुअली होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा एप्पल पे अर्थ के कारण ही किसके बराबर होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अर्थ ड्यू टू एप्पल। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब सेब अट्रैक्ट होता है तो मूव करता है, तो अर्थ क्यों नहीं, अर्थ भी अट्रैक्ट होता है तो अर्थ मूव क्यों नहीं करता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस लॉ के कारण? न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पी क्या है यहाँ पे? मोमेंटम है, और पी किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब हम p इक्वल टू एम बी पुट करेंगे तो क्या आएगा? d अपॉन डी टी एम बी। यहाँ पे मास क्या है? कांस्टेंट है, तो मास आपका बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा? m dv अपॉन डी टी, और ये dv अपॉन डी टी क्या है? एक्सेलरेशन है, तो f इक्वल टू हमारा आता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो फोर्स तो इक्वल है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। अब आप अर्थ के मास को और एप्पल के मास को कंपेयर करो तो अर्थ का मास तो बहुत ही ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन का दूसरा नियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सर्किट है जिसमें दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है। ये मान लो C1 है, ये आपका C2 है। 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? समतुल्य धारिता क्या होगी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है द चार्ज स्टोरेड इन ईच कैपेसिटर। कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा? और तीसरा आपसे पूछ रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो जब भी कैपेसिटर आपका सीरीज में कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? मान लो कि यहाँ पे दो कैपेसिटर क्या है? सीरीज में कनेक्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2। अगर 3 कैपेसिटर होता तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर 4 होता तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दो कैपेसिटर क्या है? सीरीज में कनेक्ट है। C1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैराड। C2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे C1 की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 माइक्रोफैराड। C2 की जगह पे क्या पुट करेंगे? 3 माइक्रोफैराड। अब आप इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा? 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो C इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा? 1.2 माइक्रोफैराड। 1.2 माइक्रोफैराड। तो समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? 1.2 माइक्रोफैराड। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? द चार्ज स्टोरेड इन ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, और सीरीज में क्या होता है? चार्ज बराबर होता है। कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो सारे कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा? सेम होगा। C इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट आपका आया है 1.2 माइक्रोफैराड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 वोल्ट है। तो Q इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.2 माइक्रोफैराड। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 120 माइक्रोकूलम। 120 माइक्रोकूलम। चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, तो चार्ज कितना हुआ? 120 माइक्रोकूलम। अब दोनों कैपेसिटर आपका सीरीज में कनेक्ट है, तो इसमें भी चार्ज आपका आएगा कितना? 120 माइक्रोकूलम, और इसमें भी आपका चार्ज कितना आएगा? 120 माइक्रोकूलम, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है। अब तीसरा क्या आपसे पूछ रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, जो दो कैपेसिटर गिवन है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो देखो C1 के बारे में बात करते हैं। तो C1 कितना गिवन है? 2 माइक्रोफैराड।
फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस C1। तो भी कितना आ जाएगा आपका, Q अपॉन C1 हो जाएगा। चार्ज कितना है, 120 माइक्रोकूलम है। चार्ज कितना है, 120 माइक्रोकूलम है। और C1 कितना है, 2 माइक्रोफैराड है। तो भी कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट। ठीक है, 120 में 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 60 वोल्ट। तो इस पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, कैपेसिटर C1 पे 60 वोल्ट। कैपेसिटर C1 पे 60 वोल्ट। सेम कॉन्सेप्ट आप C2 पे लगाओ। चार्ज कितना है इस पे, चार्ज है आपका 120 माइक्रोकूलम और C2 कितना है, 3 माइक्रोफैराड। डिवाइड करो 120 को 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट। तो इस पे C2 पे वोल्टेज कितना होगा, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो, इफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट कितना होता है। तो इस केस में क्या करते हैं, सिंपल ऐड कर देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। इफ n कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n कैपेसिटर आपका समानांतर कनेक्ट हो, पैरेलल कनेक्ट हो, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, जब सीरीज में कनेक्ट हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 लिखते हैं, और जब पैरेलल में कनेक्ट हो तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे लिखते हैं। और कैपेसिटर केस में ठीक रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना बढ़ जाती है, तो इफ ए डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स गेट्स इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 6, देन आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए F1/36 गुना हो जाता है, F6 गुना हो जाता है, ऑप्शन सी है F1/12 गुना हो जाता है, ऑप्शन डी है F वही रहता है। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, तो मान लो कि 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे इसका मास M1 है, इसका मास आपका M2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फॉर्मूला G, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M1 M2/R², यही होता है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, अगर इस R को 6 गुना बढ़ा दिया जाए, मान लो कि पहले फोर्स F1 था, बाद में F2 कितना हो जाएगा, तो G तो कांस्टेंट है, M1 M2 दोनों कांस्टेंट है, तो सेम ही रहेगा। और R की जगह पे क्या लिखेंगे, 6R का होल स्क्वायर। तो 6R का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, F2 आपका हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका आ जाएगा G M1 M2/36 R² हो जाएगा। अब देखो ये टर्म कितना है, G M1 M2/R², F1 के बराबर है, तो F2 बराबर क्या आ गया आपका, F1/36। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फोर्स 1/36 गुना हो जाता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मात्रा की इकाई नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट्स। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्ट्रेस, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी है स्ट्रेन, ऑप्शन डी है प्रेशर। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है, फोर्स भी यूनिट होता है, फोर्स भी यूनिट होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इक्वल टू। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L। देखो ऊपर भी लेंथ की यूनिट है, नीचे भी लेंथ की यूनिट है, तो इसमें कोई इकाई नहीं होती। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो स्ट्रेन है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए उसके साथ प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु है, द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री इज। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन सी है क्रोमियम, ऑप्शन डी है टीन। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्रोमियम। लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए उसके साथ प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्रोमियम। अब आपको बताना है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उदासीनीकरण प्रतिक्रिया का उत्पाद सदैव होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एल्वेज। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एन एसिड एंड ए बेस, अम्ल और क्षार, ऑप्शन बी है एन एसिड एंड ए साल्ट,
ऑप्शन सी है ए साल्ट एंड ए बेस, ऑप्शन डी है ए साल्ट एंड ए वाटर। सही आंसर क्या होगा? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट क्या होता है? तो साल्ट होता है और वाटर होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। HCl क्या है? जो कि एक एसिड है, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या है? बेस है। HCl आपका एसिड हो गया और ये आपका बेस हो गया। क्या फॉर्म करता है? H2O जो कि क्या है? वाटर है, और इसके साथ साल्ट बनता है KCl। तो ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड मौजूद है? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन? तो सबसे पहले यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक आपका पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पूछ क्या रहा है कि बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? तो बेंजीन क्या होता है? C6H6, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होता है, और 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। बस आपको काउंट करना है कितने सिंगल बॉन्ड है और कितने डबल बॉन्ड है। जब आप काउंट करोगे तो टोटल 12 सिंगल बॉन्ड है। 6 तो आपका ये हो गया, और 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए सिंगल बॉन्ड, मतलब 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड कितने होंगे? तो डबल बॉन्ड कितना है? डबल बॉन्ड आपका एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। 3 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, तो 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 3 क्या होगा? पाई बॉन्ड मौजूद होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड 12 होते हैं और पाई बॉन्ड 3 होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा बेंजीन में, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पिछले क्लास में बताया था मैंने, तो 12 + 3 15। अगर कोवैलेंट बॉन्ड पूछ ले सहसंयोजक बंध, तो कितना होगा? 15। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आइसोटोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोन? आइसोटोन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्या आपका आर्गन है, मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 18, तो यहाँ इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 40 - 18 22। ये कैल्शियम आपका, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 42 - 20, ये भी आपका हो जाएगा 22। इसमें आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 43 है, एटॉमिक नंबर 21 है, तो 43 - 21 क्या हो जाएगा? 21। इस पे आते हैं। मास नंबर क्या है? 14 है, एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 14 - 7 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये क्या होगा? आइसोटोन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 2 एंड 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स आर। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेप्रोफाइटिक, ऑप्शन बी है पैरासिटिक, ऑप्शन सी है सिम्बायोटिक, ऑप्शन डी है प्रोटोलाइटिक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिम्बायोटिक। फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है, बैक्टीरिया है, तो कैसे होते हैं? सिम्बायोटिक होते हैं। और कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। और सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ? नॉन फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक का मतलब हो गया नॉन फ्री लिविंग।
और एक आपका होता है नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक ये क्या होता है? नॉन सिम्बायोटिक ये आपका होता है फ्री लिविंग। ये आपका होता है फ्री लिविंग। एग्जाम्पल आपका हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसके अलावा एनाबेना हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। मानव हृदय संलग्न है। द ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन द, तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पेरिकार्डियम। द ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन द पेरिकार्डियम, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ड्यूरा मैटर क्या है? तो यह मस्तिष्क के ब्रेन के बाहरी आवरण को कवर करता है। ड्यूरा मैटर क्या है? ब्रेन के बाहरी आवरण को कवर करता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।